हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए कह रहा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। देखिए, जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं उसका चिंतन क्या बच्चा कर पाएगा? 2 साल का बच्चा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, यहाँ नए अर्जित ज्ञान की बात हो रही है। सी कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे ने बताया है कि सेंसेस आर टीचर्स, तो जो छोटा बच्चा होता है उसके टीचर उसके सेंस होते हैं। और डी है न्यूट्रल वर्ड्स को समझने के द्वारा। डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय शब्दों की बात हो रही है। और सी कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तो ये जो सी है, सी इज राइट। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए इसमें देख लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है। जो बर्थ से 2 साल की एज होती है वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसर्स आर टीचर्स, इसमें जो बच्चे के सेंस होते हैं जैसे देखना, सुनना, बोलना या रोना या हंसना, तो ये सब उसके सेंसर्स आर टीचर्स, इन्हीं को टीचर माना है पियाजे ने। बी है सेकेंड इज इमिटेटिव बिहेवियर। बच्चा दूसरों को देख के नकल करता है इस स्टेज में। घर में जो भी लोग होते हैं वो एक दूसरे का नाम बोलते हैं, तो बच्चा भी जो 2 साल का बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे करके लोगों का नाम बोलने लग जाता है। फिर उससे बाद में सिखाया जाता है कि बेटा ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये चाचू हैं, ये इस टाइप से। सी है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जैसे कि बच्चा बॉल खेल रहा है, ठीक है, बच्चे के सामने से बॉल चली गई, टेबल के नीचे चली गई, बेड के नीचे चली गई, तो बच्चा उसे ढूंढता है। बच्चा समझ रहा है कि हाँ ये मेरी आंखों के सामने नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, इधर उधर है तो जरूर ही बॉल, हाँ मेरे आंखों के सामने नहीं है। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। डी है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो स्वतः ही होते हैं, जैसे हमारा पलक झपकना। छोटा बच्चा होता है, ऐसे उसकी पाम रहती है, उसमें अगर आप ऐसे उंगली रखते तो कस के पकड़ लेता है, तो वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि वो पकड़ रहा है, पर उसकी जो मुट्ठी होती है वो खुद से ही बंद हो जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है या प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता रहता है या फिर किशोरावस्था के दौरान होता है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण तो नहीं होता है क्योंकि बच्चा धीरे धीरे समाज के बारे में जानना शुरू कर देता है पूर्व बाल्यावस्था में। प्रौढ़ावस्था में भी ये भी नहीं कह सकते, हालांकि प्रौढ़ावस्था से पहले ही हो जाता है सामाजिकरण। व्यक्ति के पूरे जीवन में अगर बात की जाए तो जन्म से लेके मृत्यु तक, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है किशोरावस्था के दौरान। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसका जटिल समाजीकरण होता है। बच्चा समाज को अच्छे से जान जाता है, समझ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसी ने कहा है, तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तूफान की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी या फिर रचनावादी या फिर संज्ञानवादी या विकासवादी। सीखने का कौन सा वो सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से कहता है केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है? तो वो होगा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। हमें यहाँ पे नहीं को विशेष ध्यान में रखना है, नहीं करता, ठीक है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल करता है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यहाँ पे याद करने की बात आ रही है। चलिए सी देखते हैं। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ के लिए शिक्षण की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे आ गया है याद करना, ठीक है।
तो विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ये प्रदर्शित नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो इंटरनली अभिप्रेरित होते हैं, मतलब मोटिवेटेड होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या चीज़ सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आप अच्छे जो कार्य होंगे, चुनौती भरे होंगे, जो थोड़ा टफ टास्क होंगे, उनको ज़्यादा पसंद करेंगे। सी कह रहा है ये हमेशा सफल होते हैं। हमें लग रहा है कि सी मतलब सफलता की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, भले ही आप कितना भी मोटिवेटेड हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो, फिर भी हमेशा सफल होते हैं यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जो वर्ड लगा हुआ है हमेशा, इसकी वजह से, ठीक है, तो ये चीज़ अब इंटरनली प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। डी देख लेते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, अगर जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आपका मन ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल ही होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पे विशेष ध्यान देना है, नहीं करना चाहिए। ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अरे, बच्चों को अलग नहीं किया जाता भाई। बी है, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। बिल्कुल, हम बच्चों को टफ टास्क दे सकते हैं। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों को आनंद आए, ये सिखाना। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसमें जो होगा नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि वो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करे। भाई, क्लास से अलग करके उन्हें नहीं रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देखिए, पठन कठिनाई का नहीं है पूछा जा रहा है, तो सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हो सकती है। वर्ड और शब्द पहचानने में कठिनाई बच्चा कर सकता है। अगर उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है तो बच्चा वर्ड नहीं समझ पाएगा और शब्द नहीं पहचान पाएगा। डी कह रहा है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है सही से तो वो एक फ्लुएंसी बना के नहीं पढ़ पाएगा, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएगा, एक गति में नहीं पढ़ पाएगा। और ए कह रहा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। इसमें समझने की बात आ गई है, ठीक है, तो ये पठन कठिनाई का नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। कमेंट में आप ऑप्शन दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर दीजिएगा। तो सेशन यहीं पे एंड होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।